being neutral between two options is the indifference we are talking about today. अगर आपके पास दो ऑप्शंस हैं और आप उन दोनों ऑप्शंस में न्यूट्रल हैं, है ना, इम्पार्शियल हैं, अनबायस्ड हैं, कि उन दोनों ऑप्शंस में से आपको कोई भी ऑप्शन मिल जाए, यू विल बी इक्वली सेटिस्फाइड, तो वो जो आपकी स्टेट है, आपकी जो अवस्था है, उसको हम कह रहे हैं इनडिफरेंस। आज का हमारा टॉपिक इसी इनडिफरेंस वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। आइए पढ़ते हैं। वेलकम टू इकोनॉमिक्स ज्ञान विद सुधीर मित्तल। आज का हमारा टॉपिक आपकी क्लास 11th का इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2, जिसका नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इसके अंदर हम टॉपिक नंबर 2.4 पढ़ रहे हैं। ये जो चैप्टर चल रहा है इसका ओवरव्यू पर देख लेते हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक 2.1 हम लोग पढ़ चुके हैं, विच वॉज इंट्रोडक्शन टू कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। 2.2 ये भी हम पढ़ चुके हैं। टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। 2.3 ये भी हम पढ़ चुके हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद यूटिलिटी एनालिसिस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था 2.3। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप इसको देख लीजिए, इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हमारा टॉपिक है 2.4, जो है व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में वो होगा व्हाट इज बजट लाइन। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे 2.6 में वो होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो बेसिकली आप ध्यान से देखें, 2.3 और 2.6 ये दो टॉपिक हैं जिनमें हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइनलाइज कर रहे हैं, दो अलग अलग मेथड से। 2.7 एग्जाम सीरीज ऑफ दिस चैप्टर ये भी आएगा। और ख़ास बात ये है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी वीडियोस के 2.1 से 2.7 तक की सभी वीडियोस के लिंक वहाँ पे डाले गए हैं। आप जौन सा टॉपिक चाहें उसी का लिंक आप प्रेस करके आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए टॉपिक व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, टॉपिक नंबर 2.4। अब देखिए, थोड़ा सा रिकैप्चर मैं आपको करा रहा हूँ। ये चैप्टर हम जो पढ़ रहे हैं चैप्टर 2, इसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को निकालने के दो तरीके होते हैं। मेन इसके दो मेथड्स हैं। कौन कौन से देखते हैं। पहला है विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस, है ना। इसको हम ऑलरेडी अब तक जो हमने पढ़ा सब इसी के बारे में था, 2.1 से 2.3 तक, करेक्ट। हम इसमें जो यूज़ करते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को यूज़ करते हैं। हम अपने सेटिस्फैक्शन को 1, 2, 10, 20 इस तरह के नंबर्स में शो करते हैं। ठीक है। अब दूसरा मेथड था जो आज हम शुरू कर रहे हैं, जिसको ये है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इसमें हम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम अपने सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में दिखने की बजाय उनको रैंक करते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट या बैड, वर्स, इस तरह से उनको रैंकिंग करते हैं, ना कि उनको नंबर्स में मेंशन करते हैं। एक और इन दोनों में डिफरेंस है मेन, जो आपको पता होना चाहिए, हर वक्त आपको मालूम होना चाहिए, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके दिमाग में ना एकदम से सेट हो जाना चाहिए, उसको मतलब आपको मिस नहीं करना चाहिए। क्या, जो पहला वाला अब तक हम जो पढ़ चुके हैं विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस, इसमें हम सिंगल गुड और टू गुड्स, ये दो तरह की सिनेरियोस डिस्कस करते हैं। सिंगल गुड्स से मिलने वाला कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और टू गुड्स से मिलने वाला हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं, हम लोग ऑलरेडी 2.3 में हम लोग देख चुके हैं। जबकि जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, जो आज से हम शुरू कर रहे हैं, ये है जो इसमें केवल दो गुड्स का ही डिस्कशन होता है, नाइदर 1, नाइदर 3 नॉर मोर। केवल टू गुड्स का ही इसमें हमेशा डिस्कशन होगा, एक का भी नहीं होगा, तीन का भी नहीं होगा और इससे ज्यादा का भी नहीं होगा। एक और बात, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। आज की क्लास में ना हम इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं ये डिस्कस ना करके पहले आपको सारा का सारा इंडिफरेंस कर्व के बारे में बताएंगे। ये जानना जरूरी है ना, तभी एक बार हम लोग इंडिफरेंस कर्व को समझ लें, तब हम आगे मूव करके उसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं तब वो डिस्कस करेंगे 2.6 में। ठीक है, तो अभी के लिए हम शुरू कर रहे हैं इंडिफरेंस कर्व। सबसे पहले ये जो वर्ड है बार बार आ रहा है इनडिफरेंस, ये इस वर्ड का मीनिंग क्या है पहले ये जान लेते हैं। देखिए, इनडिफरेंस मीन्स डिफरेंट चॉइसेस दैट डू नॉट मेक डिफरेंस टू समवन। अलग अलग चॉइस है और किसी बंदे को फर्क नहीं पड़ रहा कि यार कोई सी भी चॉइस दे दो, सब इक्वल है मेरे लिए। आई एम इनडिफरेंट विद एवरी चॉइस, आई एम
इनडिफरेंट विद एवरी चॉइस, दैट मीन्स कोई भी चॉइस दे दो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो वो जो स्टेट है उसको हम कहते हैं इनडिफरेंस। इट्स अबाउट बीइंग न्यूट्रल और इम्पार्शियल और अनबायस्ड, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है मैं बोल रहा हूँ फिर भी, इट इज अबाउट बीइंग न्यूट्रल, इम्पार्शियल और अनबायस्ड, ये तीनों एक ही वर्ड है, अमॉन्ग वेरियस ऑप्शंस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। ये जो डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स थे ना, कि ये वाला कंज्यूम करें, कि ये वाला करें, कि ये वाला करें, कोई भी दे दीजिए, तीनों में से हमारे लिए तीनों इक्वल हैं और हम उन तीनों के बीच में न्यूट्रल हैं। गिव अस एनीवन, हम इन तीनों के बीच में इम्पार्शियल हैं या अनबायस्ड हैं, हमारा कोई पर्टिकुलर प्रेफरेंस नहीं है कि हमको यही वाला ऑप्शन चाहिए, तो कोई भी ऑप्शन हमें दे दीजिए। तो हमारा जो स्टेट हुआ कि कोई भी ऑप्शन दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, वी आर न्यूट्रल अमॉन्ग्स्ट ऑल द ऑप्शंस, ये जो स्टेट है ये हमारी इनडिफरेंस होने की स्टेट है। ठीक है, और देखते हैं आपको, ताकि याद रहे कि इनडिफरेंस वर्ड का मतलब क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदी में याद कर लीजिए अगर ऐसा याद ना हो तो, और इसी बात को अपनी लैंग्वेज में लिख के आइए कि जी जितने ऑप्शंस हैं आप कोई भी ऑप्शंस दे दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम इक्वली हैप्पी विद ईच ऑफ द ऑप्शंस यू हैव ऑफर्ड। करेक्ट, तो ये भी एक बात। आगे देखते हैं। अब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के कुछ और भी नाम हैं। पहला क्या है, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ये तो आपको पता ही है ना, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल हम पहले पढ़ चुके हैं, ऑर्डिनल अब पढ़ रहे हैं। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को हम लोग ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच भी बोलते हैं, साथ में हिक्सियन एनालिसिस भी बोलते हैं। ये कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये इकोनॉमिस्ट थे मिस्टर हिक्स, इन्होंने ही ये इंडिफरेंस कर्व का जो थ्योरी है ये प्रोपाउंड किया था। तो उन्हीं के नाम से इस वाली थ्योरी को हम लोग हिक्सियन एनालिसिस या हिक्सियन थ्योरी बोलते हैं। तो ये इसके नाम है अलग अलग, तो कभी भी नाम चेंज करके अगर एग्जाम में आ जाए तो आप कभी कंफ्यूज ना हो, आपको पता चल जाना चाहिए कि हम लोग इंडिफरेंस कर्व की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल इसको समझाने के लिए ना हमने और अच्छा बताया, देखिए लेट अस से यू आर आस्क्ड टू चूज आइदर ऑफ द टू ऑप्शंस, आपको दो में से एक ऑप्शन चूज करने के लिए हमने बोला। पहला ऑप्शन क्या है, आप 1 एप्पल विद 10 ऑरेंजेस, या तो ये ले लीजिए, एक एप्पल के साथ आप 10 ऑरेंज ले लीजिए, या सेकंड ऑप्शन में 2 एप्पल्स के साथ 7 ऑरेंजेस ले लीजिए। और अगर ऐसा हो जाए कि नाउ इफ बोथ द ऑप्शंस सेटिस्फाई योर नीड इक्वली, है ना, इट वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस टू यू। अगर ये दोनों ऑप्शंस जो है ना, दो कॉम्बिनेशन हो गए, पहला कॉम्बिनेशन 1 एप्पल प्लस 10 ऑरेंजेस, सेकेंड ऑप्शन 2 एप्पल्स विद 2 एप्पल्स प्लस 7 ऑरेंजेस, तो ये दोनों ऑप्शंस में से कोई भी आपको एक मिल जाए तो आप इन दोनों में इक्वली हैप्पी हैं। तो इनमें से आपको कोई भी मिल जाए, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस टू यू, इसलिए हम इसको इनडिफरेंस बोलते हैं। आपकी इस स्टेट को, आपकी इस अवस्था को, कि जिसमें आपको दोनों में से कोई भी एक मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा वाला जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को हम लोग इनडिफरेंस बोल रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स इन अदर वर्ड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है हमने योर न्यूट्रल बिहेवियर, आप इन दोनों ऑप्शंस में न्यूट्रल हैं, है ना, तो आपको दोनों में से कोई भी मिल जाए, इट इज इक्वली गुड फॉर यू। वी यूज ऑर्डिनल अप्रोच हेयर, व्हाट इट मीन्स, कैसे देखिए, आपने यहाँ पर देखा एग्जाम्पल में कि हमने ऐसा नहीं लिखा यहाँ पे कि एक एप्पल प्लस 10 ऑरेंजेस से हमको इतने नंबर्स का सेटिस्फेक्शन मिला, हमने ऐसा नहीं बोला, हमने केवल क्वांटिटी की बात करी, क्वांटिटी से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को हमने नंबर्स में मेंशन नहीं किया। तो हमने क्या किया, रैंकिंग किया, और रैंकिंग में हमने ये पाया कि दोनों ऑप्शन से हमें इक्वल इक्वल मिल रहा है जी सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पर हमने चूंकि नंबर का यूज नहीं किया, नंबर्स का यूज नहीं किया, इसलिए हमारी ऑर्डिनल अप्रोच है, इसमें हमने रैंक का यूज किया, रैंकिंग सिस्टम का यूज किया है। तो कुछ हमने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, राजू प्रिफर्स आइसक्रीम ओवर चॉकलेट्स, राजू को चॉकलेट से ज्यादा आइसक्रीम पसंद है, तो उसने रैंकिंग कर दी कि पहले नंबर पे आइसक्रीम, अगर ये ना मिले तो चॉकलेट की बात करेंगे। दैट मीन उसने आइसक्रीम से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को और चॉकलेट से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में ना लिख करके केवल रैंक कर दिया, आइसक्रीम पहला प्रायोरिटी और चॉकलेट्स सेकेंड प्रायोरिटी, बस। तो ये भी हमारा ऑर्डिनल अप्रोच है। पॉइंट बी देखें, डॉली नाम की एक लड़की है, डॉली डज नॉट प्रिफर सिल्क क्लोथ्स ओवर कॉटन क्लोथ्स। अभी नेगेटिव सेंटेंस में ना नॉट लग गया इसमें, वो क्या कह रही है कि कॉटन के क्लोथ्स से ज्यादा डॉली को सिल्क के क्लॉथ्स पसंद नहीं है। तो यहाँ पे भी रैंकिंग कर रही है कि उसके लिए कॉटन क्लोथ्स
टॉप प्रायोरिटी पे है और सेकंड प्रायोरिटी पे सिल्क क्लोथ्स है। तो यहाँ पे भी रैंक कर दिया, तो ये भी हमारा ऑर्डिनल ही है। पॉइंट सी देखिए, पॉइंट सी, यश रिमेन्स इनडिफरेंट बिटवीन मिल्क एंड कर्ड। अब उसको मिल्क पीने के लिए मिल जाए या उसको दही कंज्यूम करने के लिए मिल जाए, तो उन दोनों में वो इनडिफरेंट है, यानी कि दोनों उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। इन तीनों एग्जाम्पल में क्या फर्क है? पहला अफर्मेटिव है, जहाँ पे एक अच्छा है एक थोड़ा बुरा है। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस है, जहाँ पर हम कह रहे हैं कि यार ये वाला इससे अच्छा नहीं है, यानी कि कॉटन सॉरी जो सिल्क क्लोथ है वो कॉटन वाले से अच्छा नहीं है, इसलिए ऊपर कॉटन है और नीचे सिल्क है। थर्ड वाला दोनों में इक्वल है, वो कह रहा है या तो मिल्क दे दीजिए या कर्ड दे दीजिए, दोनों से मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो इक्वल इक्वल होगा। तो ये तीन अलग अलग तरह के सेंटेंसेस थे और तीनों के तीनों ही हमारे ऑर्डिनल अप्रोच से बेस्ड हैं, क्योंकि हमने इनमें से किसी में भी अपने सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में मेंशन नहीं किया। ठीक है, तो अब आपको धीरे धीरे ना इसमें कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा, ऐसे पढ़ते रहेंगे ना आप, तो आपको मतलब जो दिमाग में जो इसका सीट है ना वो स्ट्रांग होता चला जाएगा, आप इसको और अच्छे से समझते चले जाएंगे आने वाली स्लाइड्स के साथ। देखिए, डेफिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जो इसकी आज हमारा टॉपिक है, इसकी डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं। इंडिफरेंस कर्व इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, डायग्राम ऐसे बनाते हैं ना, एक्स एक्सेस फिर वाई एक्सेस है ना, और ऐसे कुछ भी उसमें कर्व बनाएंगे, तो इंडिफरेंस कर्व क्या है? डायग्राम के ऊपर दिए जाने वाला प्रेजेंटेशन है। इंडिफरेंस कर्व इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस of two substitute goods among which the consumer remains neutral or impartial। दो बातें यहाँ पे खास हैं, स्पेशल बातें, क्या देखिए। तो ये जो हमने अंडरलाइन किया, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस, यानी कि पहली बात तो दो गुड्स होने चाहिए और दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन होने चाहिए क्वांटिटी में, है ना। जैसे एप्पल और ऑरेंज का एग्जांपल चल रहा था हमारा, तो इतने एप्पल इतने ऑरेंज का एक ऑप्शन हो गया, एक कॉम्बिनेशन हो गया। फिर कुछ चेंजेस करके इतने एप्पल प्लस इतने ऑरेंजेस का ये दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया। ऐसे करते करते हम उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन बना लें। तो पहली बात यहाँ पे हुई डिफरेंट ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस। फिर ऑफ, यहाँ पे देखिए, टू सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो दोनों गुड्स की हम बात कर रहे हैं वो आपस में सब्स्टिट्यूट होने चाहिए। सब्स्टिट्यूट मतलब आप इजीली एक के साथ दूसरे को रिप्लेस कर सको। एप्पल अगर खाने का मन नहीं कर रहा तो आप ऑरेंज खा लो, ऑरेंज नहीं खा रहा तो एप्पल खा लो, है ना। तो इस तरह से आपको दोनों का जो दोनों गुड्स हैं वो सब्स्टिट्यूट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कंपेयर करने लगे कि एप्पल के साथ आपने प्लास्टिक टॉय को कंपेयर करना शुरू कर दिया। अब दोनों ये सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं है, तो ये यहाँ पे डिस्कस नहीं हो पाएंगे इंडिफरेंस कर्व में। या तो आप ऐसा करें कि प्ले कार्ड्स जो खेलने के लिए जो पत्ते होते हैं ताश के या और किसी गेम के, तो उनको, या प्लास्टिक टॉय, दोनों आपस में सब्स्टिट्यूट है ना, ये इन दोनों का डिस्कशन हो जाएगा। एप्पल का और ऑरेंज का हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही फ्रूट्स की कैटेगरी में आते हैं, आपस में एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट या रिप्लेस कर सकते हैं हम उनको। लेकिन आप चाहो कि दो बिल्कुल अलग अलग तरीके के गुड्स को हम देख करके इंडिफरेंस कर्व पढ़ लें जो आपस में सब्स्टिट्यूट भी ना हो, तो नहीं हो पाएगा। फिर ये दोनों गुड्स आपके सब्स्टिट्यूट्स ही होने चाहिए। तो ये दो बातें हमने यहाँ पढ़ी, कौन कौन सी? एक तो ये वाली डिफरेंट ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस और टू सब्स्टिट्यूट गुड्स, इसके बारे में हम जो फर्दर पढ़ेंगे इसके साथ आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। इस डेफिनेशन में एक और बात जो रहेगी हमारी, अमॉन्ग विच द कंज्यूमर रिमेन्स न्यूट्रल और इम्पार्शियल। वही बात जो हम आपको स्टार्टिंग से बताते हुए आ रहे हैं कि कंज्यूमर को डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में से कोई भी कॉम्बिनेशन दे दो तो वो उनके बीच में न्यूट्रल है और इम्पार्शियल है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ही इज इनडिफरेंट। करेक्ट? और पढ़ते हैं और क्लैरिटी आएगी। देखिए, कंज्यूमर गेट्स इक्वल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ऑल सच ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस। उसको, कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसको हर कॉम्बिनेशन से इक्वल सेटिस्फैक्शन उसको मिल रहा है, तभी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अदरवाइज वो बोल देता कि नहीं यार ये वाला नहीं, वो वाला कॉम्बिनेशन दो, ये तो बेकार है, वो वाला अच्छा है, ऐसा बोल देता ना वो। लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला, वो कह रहा है कि उसको सभी ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन से इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तभी हम इंडिफरेंस कर्व को हम बना पाएंगे। आगे देखते हैं। एक टेबल की हेल्प से हमने यहाँ पे शो किया कि हम जो बता रहे थे अभी तक वो उसको और बेहतर कैसे समझे। देखिए,
टेबल ऑफ इंडिफरेंस एनालिसिस, यहाँ पे हमने ऑल्टरनेटिव और या ऑप्शनल कॉम्बिनेशंस लिखे हुए हैं, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी या अल्टरनेटिव ए बी सी डी, इस तरह से। तो ये चार हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। पहले ऑप्शन में यानी कि पहले कॉम्बिनेशन में एक एप्पल है और 10 ऑरेंजेस हैं, करेक्ट। दूसरे में 2 एप्पल्स हैं 7 ऑरेंजेस हैं। सी वाले जो ऑप्शन है उसमें क्या है, 3 एप्पल प्लस 5 ऑरेंजेस, और डी में 4 एप्पल प्लस 4 ऑरेंजेस। तो इस तरह से हमने यहाँ पे चार अलग अलग ये ऑप्शंस दे दिए और 2 गुड्स के कॉम्बिनेशंस के, ठीक है। तो इन 2 गुड्स के जो चार हमने कॉम्बिनेशन बनाए, इन चारों से हमको इक्वल इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब इस बेस पे हम लोग इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करेंगे डायग्राम पे। देखिए हमने नीचे क्या लिखा, एक्स एक्सिस पे यहाँ पर ग्राफ में क्या लिखा, नंबर ऑफ एप्पल्स कंज्यूम्ड, है ना। एप्पल देखें, ये रहा एप्पल, यहाँ पर जहाँ मेरा कर्सर है 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरह से हमने लिख दिया। अच्छा, फिर नंबर ऑफ ऑरेंजेस लिखा है ना कंज्यूम्ड, तो यहाँ पे हमने वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ ऑरेंजेस कंज्यूम्ड लिख दिया। यहाँ पे क्या क्वांटिटीज है, 10 7 5 4 10 7 5 4। ध्यान देने की बात क्या है, देखिए 10 7 5 4 हमने लिखी तो चार ही क्वांटिटी है, पर इनका जो आपस का डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं है ना। तो अगर आप इक्वल इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक करते चलेंगे यहाँ पर, उसके हिसाब से ही हमने यहाँ पे ये नंबर्स की प्लेसमेंट की है। तो आप ऐसा ना करें, जब आप अपने एग्जाम में या नोटबुक में बनाएं ग्राफ, तो इनकी जो लोकेशन है वो इक्वल डिस्टेंस पे कर दें, ऐसा ना करें। आपको क्या करना चाहिए, 1 से लेकर के 2 3 4 5 सो ऑन 10 तक आपको इक्वल मार्किंग करनी चाहिए, और उस फिर मार्किंग के हिसाब से अपने ग्राफ को बनाना चाहिए। यहाँ पे ट्रिक है, ट्रिक क्या है, जो हमने आपको पीपीसी वाले चैप्टर में बताया था, एग्जैक्टली वो वाली ट्रिक है। वो क्या है, देखिए अब दो तरह के आइटम है हमारे पास, एप्पल और ऑरेंजेस। आपने एक चीज नोट करी कि एप्पल तो बढ़ रहा है एक ही स्पीड से, है ना, हर बार एक ही एप्पल इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो ऑरेंज है वो एक ही स्पीड से डिक्रीज नहीं हो रहा। यहाँ से 10 to 7 3 डिक्रीज हो गए, 7 to 5 2 डिक्रीज हुआ, और 5 to 4 1 डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पे जो चेंज की स्पीड है वो बदल रही है, चेंज हो रही है, और यहाँ पे सेम है। तो जो चीज कांस्टेंट स्पीड से बढ़ती है या घटती है, मैंने आपको तब बताया था पीपीसी वाली क्लास में, क्लास नंबर टॉपिक नंबर 1.7 में। आपने नहीं देखा तो अब देखिए, मैंने तब बताया था कि जब सेम स्पीड से बढ़ रहा हो जो डेटा, उस डेटा को हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं, जो हमारा ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है। तो हमने एप्पल को देखा सेम स्पीड से बढ़ रहा है, तो हमने उसको यहाँ पे रखा। जो दूसरा वाला है जिसकी स्पीड बदल रही है, चेंज हो रही है, उसको हमने वाई एक्सिस पे रख दिया। ऐसा करने से ना आपकी काफ़ी सारी चीज़ें जैसा आपने सोचा है आप वैसा बना पाएंगे। अगर ये आप रिवर्स कर देंगे, इधर का उधर उधर का इधर, तो बन तो जाएगा लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप शायद कंफ्यूज होकर अपने उस काम को बीच में छोड़ दोगे, ऐसा सोच के कि वो गलत हो रहा है। तो ऐसा होने से बच जाए हम, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ कांस्टेंट स्पीड से चेंज होती है, घट रही हो या बढ़ रही हो वटएवर, लेकिन स्पीड उसकी सेम है हर बार, उसको हम हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस पे रखते हैं। तो जब हमने ये डेटा को ड्रॉ किया तो हमने पाया कि ये जो ए कॉम्बिनेशन है, देखिए 1 एप्पल 10 ऑरेंजेस, देखो 1 एप्पल, आप मेरे कर्सर को फॉलो कीजिए, 1 एप्पल और 10 ऑरेंजेस, इन दोनों लाइनों को हमने मिलाया ऐसे, तो हमारा पॉइंट ए बन गया। ऐसे ही हमने 2 + 7 किया, 2 एप्पल यहाँ से चले, 7 ऑरेंजेस यहाँ से ऐसे चले, यहाँ पर दोनों लाइन कनेक्ट हो रही हैं, तो ये वाला पॉइंट हमारा पॉइंट बी हो गया, यानी कि बी कॉम्बिनेशन। सो ऑन ए बी सी डी। अब जो ये हमारी ब्लू कलर की जो लाइन हमने आपस में इन डॉट्स को कनेक्ट किया ना, जो ये 4 डॉट्स है ना ए बी सी डी, इनको हमने कनेक्ट किया एक कॉमन लाइन से, तो हमने ये ब्लू कलर की लाइन बनाई। इस ब्लू कलर की लाइन को ही हम इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं, ठीक है। तो इस ग्राफ पे हमने इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर लिया इस डेटा की हेल्प से, और इस इंडिफरेंस कर्व को हमने आईसी का नाम शॉर्ट में रख दिया, इंडिफरेंस कर्व, दैट मींस शॉर्ट में आईसी। इस तरह से हमने इसको नेम कर दिया। आगे देखते हैं, एक कंसेप्ट आती है इंडिफरेंस सेट। वो क्या होता है जी, इंडिफरेंस कर्व और इंडिफरेंस सेट में बहुत बच्चों वाला सा फर्क है। कैसे, देखिए कि ए बी सी डी, ये चार जो कॉम्बिनेशन है, इन चारों को हम एक साथ देखें, खाएं नहीं, देखें एक साथ, इनको देखें
तो उसी को हम इंडिफरेंस सेट कहते हैं। इसी इंडिफरेंस सेट को हमने अगर डायग्राम पे ड्रॉ कर दिया तो वही हमारा इंडिफरेंस कर्व कहलाता है। इन दूसरे वर्ड में देखिए, ये जो लिखा ना ABCD, मेरे माउस को कर्सर को फॉलो कीजिए, ये जो चार हमने कॉम्बिनेशंस बनाए, इन चारों को अगर हम एक साथ देखें, है ना, अभी यहाँ पे एक साथ ही हम देख रहे हैं, है ना, एक ही टेबल में लिखे हुए हैं चारों के चारों, अगर एक साथ हम देखें तो इन सबके सेट को हम बोलते हैं इंडिफरेंस सेट। और इसी डेटा को जो हमने टेबल में बनाया है, इसी सब डेटा को अगर हम कर्व डायग्राम पर ड्रॉ करें तो जो कर्व बन के आएगा उसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। इसीलिए आप देखें ध्यान से, तो इंडिफरेंस कर्व की एक और भी डेफिनेशन बनती है। वो क्या है कि इंडिफरेंस कर्व इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिफरेंस सेट। मैं रिपीट कर रहा हूं, इंडिफरेंस कर्व मैं लिख देता हूं आपके लिए, देखिए हमने क्या लिखा, इंडिफरेंस कर्व इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस सेट। अगर आपको ये ऊपर वाली डेफिनेशन नहीं याद हो पाए तो आप ये लिख के आ सकते हो, लेकिन अगर आप ये डेफिनेशन लिख के आओगे ना तो फिर आपको इंडिफरेंस सेट की डेफिनेशन भी लिख के आनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पर हमने बॉक्स में दी हुई है। तो आप देख लीजिए आपको क्या आसान लगता है, ये वाला या फिर दिस प्लस दिस, ये दोनों का कॉम्बिनेशन। तो आप देख लीजिए, है ना। तो ये एक पॉइंट था बताने के लिए कि इंडिफरेंस सेट और इंडिफरेंस कर्व में कोई फर्क नहीं है। इंडिफरेंस कर्व क्या है, एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है इंडिफरेंस सेट का ही। और इंडिफरेंस सेट क्या होता है, वो सारे कॉम्बिनेशन जो आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं उनको हम एक साथ लिख दें तो वो हमारा इंडिफरेंस सेट कहलाता है। पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है हमने यहाँ पे, इंडिफरेंस सेट, ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स which give the consumer equal level of satisfaction are called indifference set। ठीक है ना, वही बात जो मैं आपको बताई। और इन द ग्राफ इंडिफरेंस सेट क्या है, इस ग्राफ में क्या है इंडिफरेंस सेट, A B C and D। और इन टेबल इसमें क्या है इंडिफरेंस सेट, ABCD। इस तरह से वही बात है। आगे देखते हैं, A B C and D just show the equal satisfaction points and not the consumer equilibrium points yet। अब आपकी ध्यान देने की बात है, क्या ये जो हमने ABCD बनाए हैं, अभी तक हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिस्कस नहीं किया है। हम तो केवल वो 4 पॉइंट बता रहे हैं जिन पर उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अभी तक हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इसमें, इस वाले ग्राफ में और इस वाले टेबल में हमने डिस्कस नहीं किया है, ना ही हम इसको 2.4 पर करेंगे। आज के टॉपिक में हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, केवल अभी तो आपको इंडिफरेंस कर्व के बारे में बता रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको दे रहे हैं ताकि आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सोल्व कर पाओ इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से। कहाँ, टॉपिक नंबर 2.6 में। बीच में टॉपिक नंबर 2.5 भी आएगा जिसमें हम आपको बजट लाइन के बारे में बताएंगे। तो पहले इंडिफरेंस कर्व पढ़ लेते हैं 2.4 में, फिर हम बजट लाइन पढ़ेंगे 2.5 में, उसके बाद 2.6 में। बहुत आसान हो जाएगा पढ़ना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को, क्योंकि हम 2.4 और 2.5 पढ़ चुके हैं। ये हमारा तरीका होगा पढ़ने का। और देखते हैं जी क्या लिखा है हमने, इंडिफरेंस कर्व शॉर्ट में IC ऑलवेज शोज द इंडिफरेंस सेट। बिल्कुल सही बात है, वही बात हमने बताई थी, रिपीट नहीं कर रहे। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, इंडिफरेंस कर्व शॉर्ट में लिखते हैं IC इज कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन। ये जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है, ये जो हमने बनाया ना, ये वाला ब्लू कलर का जो कर्व बनाया हमने, ड्रॉ किया, ये हमारा कॉन्वेक्स है। कहाँ से, ऑरिजिन से। ये जो हमारा कर्सर देखिए, जो O लिखा हुआ है दैट इज आवर ऑरिजिन। इस ऑरिजिन से देखें तो ये हमारा जो कर्व है ये कॉन्वेक्स है, कॉनकेव नहीं है। आपको शॉर्ट में बताने के लिए कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या होता है, हालांकि हम लोग कॉनकेव शेप PPC में यानी कि 1.7 में हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आपको शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। देखिए बहुत छोटा सा मैं ग्राफ बनाऊंगा आपके लिए, यहाँ पे थोड़ा जगह कम है। देखिए ये तो होता है हमारा कॉनकेव और दिस इज आर कॉन्वेक्स। ठीक है, काफ़ी छोटा छोटा लिखना पड़ा है बिकॉज स्पेस का शॉर्टेज है, तो आप समझ गए होंगे इससे। जो पहला वाला है ऊपर, ये है हमारा कॉनकेव जहाँ पर मेरा माउस है अभी, और फिर जो नीचे वाला है, ये जो कर्व है ना, ये वाला ऐसे गोल सा आ रहा है ना, जो इस वाली शेप से मैच कर रहा है, दिस इज आर
कॉन्वेक्स। तो इन दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम अभी कॉन्वेक्स की ही बात कर रहे हैं, कॉनकेव की बात हम पहले ही कर चुके हैं, अब उसकी बात दोबारा कभी नहीं आएगी आपके सिलेबस में, वो 1.7 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नॉट जस्ट ए बी सी डी पॉइंट्स, एनी पॉइंट ऑन आई सी शोज इक्वल सेटिस्फैक्शन। अब आपको लग रहा होगा कि सर ने ना ये 4 पॉइंट बनाए हैं इंडिफरेंस कर्व पे ए बी सी डी, तो इन सबसे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन हमारा इक्वल है। वो तो है ही, इस वाले ब्लू कलर की लाइन पर, कर्व पर आप कोई भी पॉइंट बीच में पकड़ लो। मान लो हमने एक पॉइंट यहाँ पकड़ा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक पॉइंट पकड़ा, इसको हमने नाम दे दिया ई, तो ये ए बी सी डी ई सबसे बराबर मिल रहा है। क्यों? क्योंकि पॉइंट ए उसी कर्व पर लोकेटेड है। आपने कहा जी हम तो यहाँ पे चलेंगे नीचे की तरफ, हमने यहाँ पे एक पॉइंट और लगाया यहाँ पे, इसको हमने नाम रख दिया एफ, तो इससे भी इक्वल ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ आईसी पर ही लोकेटेड है, ना ऊपर ना नीचे। तो आप कहीं भी एक पॉइंट पकड़ लीजिए, आप अगर यहां पर लेंगे, यहां पर एक पॉइंट लेंगे तो भी सेम होगा, यहां पर लेंगे, मतलब इस वाले कर्व पर आप कहीं भी कोई भी पॉइंट पकड़ लीजिए, बशर्ते कि वो इस ब्लू कलर की कर्व पर ही आना चाहिए। कोई भी पॉइंट हो उससे आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन ही मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हमने 4 डिस्कस किए तो केवल 4 ही थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन पीपीसी पीपीएफ। ये टॉपिक मैं लिख देता हूं आपके लिए, ये टॉपिक हम चैप्टर 1 में टॉपिक 1.7 में हम लोग इसका वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, आप देख लीजिए, आपको नहीं, अगर आपने नहीं देखा है तो। एक तो ये टॉपिक होता है आपके सिलेबस में पीपीसी या पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, और भी नाम है हमने वहाँ बताए हुए हैं, कई सारे नाम हैं इसके। तो ये एक तो ये वाला टॉपिक होता है। एक टॉपिक होता है इंडिफरेंस कर्व। स्टूडेंट्स इन दोनों में आपस में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसकी बात इसमें और उसकी बात इसमें ऐसा लिखाते हैं, बहुत देखा है मैंने ऐसा, हर मतलब बहुत होता है ऐसे। तो ये कंफ्यूजन आपको ना हो, क्योंकि आपने तो ये वीडियो देखा ना, तो ये कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने एक स्लाइड बना दी यहाँ पर आपको समझाने के लिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, ये हमने इन दोनों का अभी कोई कर्व नहीं बनाया, केवल डायग्राम पे एक्सेस ड्रॉ किए हैं और उनके लेबल लिखे हैं। दोनों में क्या फर्क है आप नोटिस कीजिए, पढ़िए, इस वाले को इससे कंपेयर कीजिए, इस वाले को इससे कंपेयर कीजिए कीजिए। देखा आपने, कुछ फर्क लगा आपको? लग गया ना? यहाँ पर क्या है कि क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, और यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। ये जो टॉपिक था पीपीसी वाला, ये प्रोडक्शन के बारे में बात करता है, इंडिफरेंस कर्व कंजम्पशन के बारे में बात करता है। दोनों बिल्कुल ही अलग अलग टॉपिक हैं, इसकी बात उसमें लिखाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पहला वाला टॉपिक जो हम चैप्टर 1 टॉपिक 1.7 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो प्रोडक्शन के बारे में है, प्रोड्यूसर्स के बारे में है। और जो आज हम पढ़ रहे हैं टॉपिक 2.4 में चैप्टर 2 के, ये कंजम्पशन के बारे में है, कंज्यूमर के बारे में है। ठीक है, इनकी शेप क्या क्या होती है अब जरा देख लेते हैं हम लोग एक बार फिर से। देखिए, ये शेप होती है पीपीसी की, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, और ये वाली शेप होती है इंडिफरेंस कर्व की। अलग अलग हैं दोनों, और इनको हम क्या क्या बोलते हैं, देखिए, इस शेप को हम बोलते हैं कॉनकेव, है ना, ये ओरिजिन से कॉनकेव है। और ये वाली शेप क्या है, ये कॉन्वेक्स है। ओरिजिन पे खड़े होकर देखें, यहाँ पर हम स्टैंड होकर देखें तो इस वाले कर्व को हमें दिखाई देगा कि बीच में से हमारी तरफ आ रहा है, और ये वाला बीच में से दूर जा रहा है। तो जो दूर जा रहा है वो कॉनकेव है, जो पास आ रहा है वो कॉन्वेक्स है। और देखिए, इसका जो स्लोप है पीपीसी का वो बढ़ता है, जैसे हम लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करते हैं तो इसका जो ढलान है, जो स्लोप है वो बढ़ रहा है। यहाँ से यहाँ तक का स्लोप काफ़ी कम है, जबकि यहाँ से यहाँ तक का स्लोप तो एकदम ज़्यादा है। देख रहे हैं ना आप मेरा माउस? देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, मैं आपको मार्किंग कर देता हूँ। देखिए, यहाँ से यहाँ तक का स्लोप काफ़ी कम है और यहाँ से यहाँ तक का स्लोप काफ़ी ज़्यादा है। दैट मीन्स हम अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं तो ये जो स्लोप है ये हमारा बढ़ता चला जाता है। वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीजिंग स्लोप, जो ढलान है वो बढ़ता चला जाता है लेफ्ट टू राइट चलने से। और यहाँ पर लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्या होगा, ढलान जो है वो डिक्रीज होगा। कैसे? देखिए, यहाँ से यहाँ तक का स्लोप काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ से यहाँ तक का स्लोप काफ़ी कम है ना? देख रहे हैं आप, यहाँ से ये ऐसे, तो ये स्लोप काफ़ी ज़्यादा है
और ये स्लोप काफ़ी कम है, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो स्लोप कम हो रहा है, वही बात हमने यहाँ पे लिखी हुई है। तो फर्क है दोनों में, है ना। एक और पॉइंट है छोटा सा, कि कोई पूछे कि पीपीसी आपका कॉनकेव क्यों होता है जी, तो इसका एक आंसर था जो हमने तब पढ़ाया था 1.7 में, इंक्रीजिंग एमओसी या इंक्रीजिंग एमआरटी की वजह से हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती है, इसलिए हमारा ये कॉनकेव बनता है। हमारी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ता है, इसलिए हमारा ये कॉनकेव बनता है पीपीसी। जबकि जो आज हम पढ़ रहे हैं इंडिफरेंस कर्व का, हमारा एमआरएस डिक्रीज करता है। एमआरएस क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ये आएगा पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। एमआरएस इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ये हमारा डिक्रीज करता है, इसलिए हमारा स्लोप धीरे 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 कम होता है, और इसलिए ये हमारा कॉन्वेक्स बनता है, ना कि कॉनकेव। तो इन दोनों में कभी आप कंफ्यूज ना हो। इस स्लाइड से आपको हमेशा के लिए अब छुट्टी मिल गई उस डर से कि यार इसकी बात उसमें ना लिख दे हम गलती से। करेक्ट। और देखिए अजम्पशंस और कंडीशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या क्या है, मैंने आपको बताया था ना, इकोनॉमिक्स के हर टॉपिक में लगभग अजम्पशंस आती हैं। उन अजम्पशंस को लिए बिना इकोनॉमिक्स पढ़ना या पढ़ाना दोनों इम्पॉसिबल है। तो अजम्पशंस लेने के बाद वो टॉपिक समझना और समझाना आसान हो जाता है, इसलिए हमको ये पढ़ना पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, कंज्यूमर इज रैशनल, दैट मीन्स लॉजिकल, ही रियली वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। तो कंज्यूमर इज रैशनल, पहला अजम्पशन। दूसरा, कंज्यूमर्स इनकम डज नॉट चेंज, कंज्यूमर की जो इनकम है वो स्टेबल है, तब हम इंडिफरेंस कर्व को स्टडी कर रहे हैं, ऐसा हमने अज्यूम किया हुआ है। इनकम चेंज नहीं हो रही है ना, ना कम, ना तो वो गरीब हो रहा है ना वो अमीर हो रहा है, जैसा है वो वैसा ही रहता है। नंबर 3, कंज्यूमर चूजेस ओनली फ्रॉम 2 सब्स्टिट्यूट गुड्स, नाइदर 1 नॉट 3 और मोर। ये बात बताई थी हमने कि ये पूरा जो टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व का, ये 2 गुड्स को ही डिस्कस करता है, ना तो 1 को करता है, ना 3 को, ना 4 को, ना इस तरह से। और देखते हैं, एन इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जो हमने अभी लास्ट वाले में बनाया था ना, मैं आपको छोटा सा बना के दिखा देता हूँ। देखिए, तो ये जो हमने कर्व बनाया है यहाँ पर, ये जो कर्व है ना तो इस वाले पॉइंट से, मेरे कर्सर को फॉलो कीजिए, ना तो कभी इस वाले पॉइंट से वाई एक्सिस को टच करेगा, ना कभी इस वाले पॉइंट से एक्स एक्सिस को टच करेगा। इनफैक्ट ये किसी भी एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा, ये अलग ही रहेगा उससे। ये हमारी अजम्पशन है। इसके बारे में डिटेल में एक अलग से क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में, और उसके लिए हमने एक स्लाइड बनाई भी हुई है, उसको डिस्कस हम थोड़ी देर बात करेंगे, ठीक है। पॉइंट 5, आईसी इज कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन। ये तो पता है ना, आपको बताया था मैंने आपको, ये कॉन्वेक्स है हमारा, इसकी शेप ऑरिजिन, यहाँ से हम देखेंगे तो ये हमको लगेगा कि इसके जो सेंटर है वो हमारी तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, तो ये हमारा कॉन्वेक्स है। आईसी इज कॉन्वेक्स। ये क्यों होता है? केवल एक आंसर है इसका। ये भी क्वेश्चन बनता है, फिर से आगे एक बार, अभी मैं एडवांस में आपको बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन बनता है कि आईसी जो है इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स क्यों होता है। इसका सिंपल एक लाइन का आंसर है, आप उसको एक्सपेंड कर दें चाहें तो, कि इट इज बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस। ये हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो घटता हुआ रहता है, स्लोप हमारा घटता हुआ चलता है, इसलिए ये हमारा कॉन्वेक्स बनता है, ठीक है। कंज्यूमर वांट्स अ थिंग मोर व्हेन ही हैज इट लेस। जब कंज्यूमर के पास जो चीज कम होती है ना, उसको ज्यादा मन में लगता है कि यार ये कैसे भी करके मिले, और जब वो चीज़ बढ़ जाती है तो उसके मन में ऐसा लगता है कि नहीं यार और लेके क्या करेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारा है। तो ये जो मेंटेलिटी है, इसी मेंटेलिटी की वजह से हमारा एमआरएस यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिश करता है। ये वाला पॉइंट हम एक बार और पढ़ेंगे अभी, इसके लिए बाकायदा एक और स्लाइड आएगी, इसका अलग से क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम्स में, इसलिए फिर आपको क्लैरिटी और अच्छी आ जाएगी। तब तक के लिए और देखते हैं, आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड। हमारा जो आईसी है वो डाउनवर्ड ही होता है, अपवर्ड नहीं होता। इसका एक आंसर है कि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ये टॉपिक बाद में आएगा, हिंट देने के लिए आपके यहाँ लिखा हुआ है, अभी आप केवल इतना याद कीजिए, आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड। इसका जो अपवर्ड क्यों नहीं होता, अपवर्ड कैसा दिखाई देता है अगर हम बनाए भी तो, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो जो ये रेड वाला लाइन है ना, ये गलत है। कभी भी आईसी इंडिफरेंस कर्व अपवर्ड नहीं होता है, इस तरह से ऊपर की तरफ उठा हुआ कभी भी नहीं होता, तो ये हमारा गलत है। दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। ये हमारा डाउनवर्ड स्लोप होता है इस तरह से, अपवर्ड ना होकर के हमेशा डाउनवर्ड ही होता है आईसी। इसका एक रीजन भी है। मान लीजिए आपको 2 सब्स्टिट्यूट्स कंज्यूम करने हैं, एप्पल एंड ऑरेंजेस, तो आप मतलब मान लीजिए आपको पहले लगा कि यार 8
ऑरेंज मिल जाए और 2 एप्पल मिल जाए तो मेरे लिए सफिशिएंट है ना। तो ओके, अब आपने दूसरा कॉम्बिनेशन देखा तो ऐसा थोड़ी होगा कि आप मतलब ऑरेंज 2 बढ़ा दोगे और एप्पल भी 2 बढ़ा दोगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि और बढ़ा दो और दोनों चीजें बढ़ाते चले जाओ, ऐसा नहीं हो सकता ना। यानी कि एक चीज को बढ़ाएंगे तो दूसरा चीज हमको कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमको सेटिस्फेक्शन के लिए काम करना है, हमको अपनी तबीयत खराब करने के लिए काम नहीं करना। ज्यादा से ज्यादा खाते चले जाओगे तो फिर तबीयत खराब होनी ना आपकी। तो उस वाले सेंस में देखें तो हमेशा जब एक चीज को हम बढ़ाते हैं कंज्यूम करने के टाइम पे, तो दूसरी चीज की क्वांटिटी हमको कम करनी पड़ती है। तो एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, एक तो बढ़ रहा है, ऐसे देखिए ना, एक तो बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, तो इस वजह से ये हमारा नेगेटिव रिलेशनशिप है। इसको कम करेंगे तो इसको बढ़ा सकते हैं हम लोग। तो ऐसा नहीं होगा कि दोनों बढ़ रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इस वजह से ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट मूवमेंट करते हैं, इसलिए जो इनका आपस में रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है, और इस नेगेटिव रिलेशनशिप को ही हम इकोनॉमिक्स में डाउनवर्ड स्लोप बोलते हैं। तो ऐसे हमारा इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है, ये हमारा अजम्पशन है। और देखते हैं पॉइंट 7, मोर क्वांटिटी ऑलवेज मीन्स मोर सेटिस्फैक्शन बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस मैप। ये टॉपिक बाद में आएगा, अभी हमारा एजम्पशन क्या है फिलहाल छोटा सा, मोर क्वांटिटी ऑलवेज मीन्स मोर सेटिस्फैक्शन, कि जहां तक हो सके, जो जितना हमारा इनकम अलाउ करे और जितना हमारा कैपेसिटी अलाउ करे, वहां तक हम चाहेंगे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी मिले ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। ऐसा कोई भी रैशनल कंज्यूमर चाहता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जहां तक हमारा इनकम अलाउ करे कि पैसे कितने हैं जेब में, और जहां तक हमारी कैपेसिटी अलाउ करे कि हम कितना मैक्सिमम कंज्यूम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो करेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हर एक कंज्यूमर कोशिश करता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी मिले ताकि उसका सेटिस्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। यही रैशनल कंज्यूमर की पहचान है। ठीक है, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यही हमने बताया। ये अभी ये टॉपिक आएगा इंडिफरेंस मैप का, तो अभी के लिए आप केवल इतना याद कर लें कि मोर क्वांटिटी ऑलवेज मीन्स मोर सेटिस्फैक्शन। आगे देखते हैं लास्ट पॉइंट इस वाले अजम्पशन वाली स्लाइड का, सेटिस्फैक्शन इज नेवर नेगेटिव हेयर। आपको अगर याद हो कि लास्ट क्लास में हमने जो आपको पढ़ाया था ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो उसमें कर्व बनाया था हमने, क्या मैं आपको थोड़ा आपको रिवाइज भी हो जाएगा। और देखिए जरा, देखिए ये जो हमने बनाया था ना एम यू एक्स, तो आपने एक पॉइंट पे देखा था कि जीरो होने मतलब एम यू पहले, एम यू हमेशा डिमिनिश होता है लॉ ऑफ डी एम यू के हिसाब से। तो एम यू एक्स यानी कि जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होते 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 यहाँ पर जीरो हो गया, अब नेगेटिव भी हो गया। तो जो कार्डिनल एनालिसिस था, कार्डिनल अप्रोच थी, उसमें हमारा सेटिस्फेक्शन नेगेटिव भी होता था, लेकिन इंडिफरेंस कर्व में नेगेटिव सेटिस्फेक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर नंबर्स में मेंशन नहीं कर रहे। और हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग हर कॉम्बिनेशन को जिससे हमको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो हम लोग कभी भी नेगेटिव सेटिस्फेक्शन वाला कॉम्बिनेशन बनाएंगे ही क्यों, है कि नहीं। हम लोग हमेशा जो बात कर रहे हैं वो हम ऐसे बात कर रहे हैं कि यार हमको ये 4 ऑप्शन ए बी सी डी दे दो, इनमें से कोई भी एक दे दो हमारे लिए अच्छा है। तो हम इनमें से कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन क्यों बनाएंगे जिससे हमारी तबीयत खराब हो जाए, जिसको हम लोग खरीदने के लिए जेब में पैसे ही ना हो, तो हम लोग वो बनाएंगे नहीं। हम लोग वो वही बनाएंगे जो हमको अच्छे से अच्छा सेटिस्फेक्शन दे रहा है। तो यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व वाले चैप्टर में, टॉपिक में, सेटिस्फेक्शन जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये हमारा अजम्पशन है। इन 8 में से आप कोई भी 4 जो आपको अच्छा लगे, 4 या 5 आप लर्न करके आप उनको कभी भी एग्जाम या टेस्ट में आप लिख के आ सकते हैं। और देखते हैं वाई इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। एक क्वेश्चन अलग से बनता है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने यहाँ पे अटेंड किया हुआ। कैसे कि हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है डाउनवर्ड होता है, ये तो बताया था सर ने। ऐसे भी करके बताया था कि इनकम लिमिटेड होती है, खाने की कैपेसिटी भी लिमिटेड होती है, तो एक चीज़ को बढ़ाने के लिए दूसरी चीज़ को कम करना पड़ता है। ऐसे एक चीज़ को बढ़ाने के लिए दूसरी चीज़ को कम करना पड़ता है। तो ऐसा हम कैसे लिख के आए एग्जाम में, है ना। तो वो वाली बात हम यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए जस्ट वन आंसर, indifference curve slopes downward because of the monotonic preferences of the consumer। ये जो वर्ड आया यहाँ पे मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, इसका जो डिटेल है हम अभी आपको देंगे। पर जब भी एक क्वेश्चन आए कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, हमारा आईसी एक ही आंसर है, बिकॉज ऑफ द मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ये क्या होता है अब देखते हैं।
मोनोटोनिक प्रेफरेंस सिंपली मीन्स क्या, मोर क्वांटिटी ऑफ अ गुड ऑलवेज ब्रिंग्स मोर सेटिस्फैक्शन टू ए कंज्यूमर। इसका एक है फंडा कि जितना मतलब क्वांटिटी ज्यादा होगी तो सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा, क्वांटिटी कम होगी तो सेटिस्फेक्शन कम होगा। सिर्फ इतना है जी मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोर क्वांटिटी मींस मोर सेटिस्फेक्शन। शॉर्ट में हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये वाला, देखिए मोर क्वांटिटी मींस मोर सेटिस्फैक्शन। तो कभी भी आपके सामने ये वाला टॉपिक आया कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए मोर क्वांटिटी मींस मोर सेटिस्फैक्शन। अब इसके हिसाब से आप आगे इस वाले पॉइंट को किस डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या होता है अब सोल्व करते हैं। देखिए एग्जांपल देखते हैं इसका। द कंसेप्ट ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस सेज दैट 3 apples with 7 oranges will bring more satisfaction to a consumer than 2 apples with 7 oranges। देखो 3 apples and 7 oranges का एक कॉम्बिनेशन है और 2 apples and 7 oranges का दूसरा ऑप्शन है। तो जो पहला वाला ऑप्शन है वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। क्यों? क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज्यादा है। देखिए यहाँ पर 7 ऑरेंजेस दोनों में इक्वल है, लेकिन यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन में एक एप्पल एक्स्ट्रा है, तो ये वाला ऑप्शन हमको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा बोलता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस का कंसेप्ट। ये आपको याद होना चाहिए, मोर क्वांटिटी मींस मोर सेटिस्फेक्शन। आगे देखते हैं। हाउ डज इट मैटर टू इंडिफरेंस कर्व? आप कहोगे सर आपने ये तो बता दिया कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है कि मोर क्वांटिटी मींस मोर सेटिस्फेक्शन, लेकिन आपने एग्जांपल भी दे दिया, पर इससे ये कहां प्रूव हुआ कि आईसी हमारा डाउनवर्ड होता है? देखिए we have already seen that on all the points at an indifference curve the satisfaction level has to be the same। बताया था ना आपने कर्व में, उस वाले कर्व में हमने बताया था ग्राफ में कि ए बी सी डी चार जो थे या जितने भी उस पॉइंट्स बनाए सब पर इक्वल सेटिस्फेक्शन आना चाहिए, ऐसा हमने बताया था। इंडिफरेंस कर्व का पूरा कंसेप्ट टिका ही हुआ इस बात पर है कि इंडिफरेंस कर्व पे आने वाले हर पॉइंट से हमको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है। आगे पढ़ते हैं। Therefore, if consumer wants to increase apples from 2 to 3, जो एग्जांपल हमने ना ये वाला, अगर कोई कंज्यूमर है 2 एप्पल से बढ़ा करके 3 एप्पल करना चाहे तो डेफिनेटली ही विल हैव टू रिड्यूस द ऑरेंजेस से फ्रॉम 7 to 5। तो ऐसा नहीं है कि वो एप्पल तो बढ़ा ले और ऑरेंज घटाए ना, उसको ऑरेंज घटाने ही पड़ेंगे तभी तो वो इक्वल आएगा। नहीं, देखो बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप समझिए कि अगर बंदा एप्पल्स की क्वांटिटी 2 से 3 करना चाहता है तो उसको ऑरेंजेस की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, तभी तो इक्वल सेटिस्फेक्शन आएगा। वरना अभी हमने क्या देखा था कि 2 + 7 वाले से, आप कर्सर फॉलो कीजिए, 2 + 7 वाले से कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और 3 + 7 वाले से ज़्यादा मिल रहा है। इस वाले एग्जाम्पल में जो हम बताना चाह रहे हैं मैं आपको यहाँ पे और अच्छे से समझाता हूँ। देखिए दो कॉम्बिनेशन है ए और बी। अब खुद ही बताइए कि ए से सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा कि बी से ज्यादा मिलेगा, है ना? आपको पता ही है। आप कहोगे सर ए की क्वांटिटी ज्यादा है तो दैट मीन्स ए विल बी ग्रेटर देन बी, ऐसे तो होगा। ए हमारा बड़ा है बी से क्योंकि ए से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा हमको। तो जब ए इक्वल टू बी नहीं है, ए बड़ा है बी से, और हम मान लीजिए अभी क्या कर रहे हैं, बी पर एडजस्ट करते हैं। अभी हम यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर बी पर, और हम बी से ए पर जाना चाहते हैं, यहाँ पर जाना चाहते हैं हम ए पर। तो हम अगर 2 एप्पल से 3 एप्पल करना चाह रहे हैं तो इस ग्रेटर देन के साइन को इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए ऑरेंजेस कम करने पड़ेंगे ना, तभी तो बात बनेगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पर हमारा 2 + 7 था, अब हम यहाँ पे 3 करना चाहते हैं तो 3 + इस 7 को कम करेंगे तभी तो इन दोनों से हमारा इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तभी तो हम लोग इन दोनों ऑप्शंस में इनडिफरेंट रह पाएंगे, इम्पार्शियल, अनबायस्ड, है ना, मैंने बताया न्यूट्रल रह पाएंगे इन दोनों ऑप्शंस में। और यही तो हमारा पर्पज है ऐसे ही पढ़ने का। तो हमको यहाँ पर 7 से कम करना पड़ेगा एप्पल, सॉरी ऑरेंजेस। 7 ऑरेंजेस से यहाँ पर 7 ऑरेंजेस से हमको या तो 5 या 6 ऐसे कुछ करना पड़ेगा, तभी हम लोग उसमें इक्वल इस्टेब्लिश कर पाएंगे। तो यही कारण है कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस ही हमें हेल्प करता है ये प्रूव करने में कि हमारा आईसी हमेशा डाउनवर्ड होता है। दैट मीन्स हमको एक चीज की क्वांटिटी बढ़ाने के साथ
दूसरी चीज की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। एप्पल अगर हमने 2 से 3 किया तो ऑरेंजेस हमने 7 से कम करना पड़ेगा, 5 और 6 वट एवर, लेकिन कम करना पड़ेगा। तो यही कारण से एस्टेब्लिश हुआ, प्रूव हुआ कि हमारा इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, तो आपको शॉर्ट में अगर याद रखना है तो आपको मैंने बताया कि केवल एक छोटा सा आंसर है इसका कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अब इसका एक्सप्लेनेशन है वो नीचे हमने यहाँ पे दिया हुआ, आप इसको अच्छे से समझें। वीडियो को थोड़ा सा बैक करके इस वाली स्लाइड को आप दोबारा से देखें, सुने और समझें, और फिर आप इस बात को अपने वर्ड्स में भी लिख के आ सकते हैं। जरूरी नहीं है जो हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया आप वही लिख के आए। आगे देखते हैं, व्हाट इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अभी स्लोप बार बार वर्ड आ रहा है, ये होता क्या है स्लोप, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या चीज है, होती कैसे, इसको कैसे निकालते हैं, कुछ मैथमेटिकली निकालते भी हैं क्या इसको, ये बातें हम यहाँ पर अब डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया अभी आपके लिए, जो आपको एकदम से अच्छे से याद होना चाहिए। ये टॉपिक जो है, जो अभी चल रहा है, ये वाला पॉइंट हम बताने वाले हैं आपको, ये कुछ कुछ ना वहाँ से मैच करता है, पीपीसी से मैच करता है। इनफैक्ट इसमें और पीपीसी वाले में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं, इंडिफरेंस कर्व में और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में, इसलिए स्टूडेंट ना उन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसकी बात उसमें और उसकी बात इसमें लिखाते हैं। तो आपको नहीं करना, आप बस इतना देखिए कि जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं हम, वो उसका मीनिंग क्या है। देखो, स्लोप ऑफ आईसी इक्वल टू एमआरएस, एमआरएस इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो जो इंडिफरेंस कर्व का जो ढलान होता है ना इस तरह से, वो क्या है, वही हमारा स्लोप होता है, और वही हमारा एमआरएस यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। अब इसको निकालते कैसे हैं जी, उसका हमने फॉर्मूला लिखा, क्या, यूनिट्स सेक्रीफाइस्ड ऑफ गुड y अपॉन यूनिट्स गेन्ड ऑफ गुड x। उसमें भी सेम था, पीपीसी में सेक्रीफाइस वाली क्वांटिटी ऊपर लिखते थे हमेशा और गेन वाली क्वांटिटी नीचे लिखते थे। यहाँ भी बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपको एमआरएस निकालना है तो क्या निकालेंगे आप, कि हमने एक्स वाले गुड की एक यूनिट इंक्रीज करने के लिए हमने वाई गुड की कितनी यूनिट सेक्रीफाइस कर दी, छोड़ दी। तो जितनी हमने छोड़ दी गुड वाई की यूनिट्स वो ऊपर, और जितना हमने गुड एक्स का गेन किया वो नीचे, तो हमारा एमआरएस निकल आता है। इसको शॉर्ट में कैसे लिखें, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। जो डेल्टा का मतलब क्या होता है, वो होता है चेंज इन। ये जो साइन है इसको हम बोलते हैं डेल्टा, और इसको हम बोलते, इसका जो मीनिंग है वो है चेंज इन। तो क्या हुआ, चेंज इन वाई यानी कि चेंज इन गुड वाई अपॉन चेंज इन गुड एक्स। तो ये हमारा स्लोप कहिए, आप उसको एमआरएस कहिए, सब एक ही बात है। और देखते हैं, अब हमने यहाँ पे आपको बताया कि एमआरएस की फुल फॉर्म क्या है ऑफिशियली, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इस वर्ड का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब रिप्लेस करना, एप्पल की जगह ऑरेंज डाल देना या ऑरेंज की जगह एप्पल ले लेना। इस तरह से हमने एक दूसरे की चीज़ को रिप्लेस करना, है ना, एक चीज़ को हटा के दूसरी चीज़ को बढ़ाना, तो ये हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एमआरएस का फुल फॉर्म हुआ। तो अब इस हम देखते हैं कि हमने ये एमआरएस डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पे कैसे निकाले। तो वो जो डेटा हमने पहले दिखाया था ना आपको अभी, जहाँ पर हमने ए बी सी डी 4 कॉम्बिनेशंस रखे थे, तो वही डेटा को हम लोग फर्दर रिड्यूस कर रहे हैं ये निकालने के लिए हमारा कि स्लोप ऑफ आईसी या एमआरएस कैसे निकाला हमने। ए बी सी डी, एप्पल 1 2 3 4, ऑरेंज 10 7 5 4। तो ये 4 कॉम्बिनेशंस हैं ए बी सी डी, हम इन चारों में इक्वली सेटिस्फाइड हैं। हम इन चारों में से कोई भी मिल जाए हमको तो हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी बात को हम लोग इनडिफरेंस कहते हैं। तो अब हमने यहाँ पर निकाला जी डेल्टा, पहले वाई निकाला, डेल्टा वाई क्या होता है देखो। तो हमने वाई तो माना ऑरेंजेस, तो डेल्टा वाई कैसे हुआ, यहाँ पे हमने एन ए लिखा, नॉट एप्लीकेबल, क्यों, क्योंकि इससे पहले वाला यूनिट अवेलेबल नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है। तो नेक्स्ट वाले पे किया क्या, यहाँ पे डेल्टा वाई क्या है कि हमारे ऑरेंजेस में कितना चेंज हुआ, चेंज इन ऑरेंजेस, 10 - 7 कितना आ गया 3। सिमिलरली 7 - 5 कितना आ गया 2। सिमिलरली 5 - 4 कितना आया 1। ये तीनों 3 2 1, ये जो है हमारा डेल्टा वाई का वैल्यू है। सिमिलरली जो गुड एक्स है, एक्स क्या है हमारे पास, एक्स है हमारे पास एप्पल्स, एप्पल में कितना कितना चेंज आया है देखिए। सिमिलरली पहला वाला में तो एन लिखना पड़ेगा क्योंकि उससे पहले वाला डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। और सेकंड से हम लोग करेंगे क्या,
2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 फिर 1, 4 माइनस 3 अगेन 1। तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा वाई और डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इन दोनों इंफॉर्मेशन हमने निकाल लिया। अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या होगा, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व या एमआरएस। तो हमने निकाला 3/1 इक्वल टू 3, 2/1 इक्वल टू 2 और 1/1 इक्वल टू 1, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का यूज करते हुए। ठीक है, अब ये आ गया जी हमारा 3, 2, 1, ये क्या है हमारा एम आर एस है। ठीक है, अब जो हमने बात कर रहे हैं ना, अब आप इन सब बातों को आपस में कनेक्ट कर पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे आने वाली स्लाइड्स में कि एक्चुअल में सारा जो माजरा है, सारा जो ये टॉपिक है वो एक्चुअल में है क्या। देखिए, अब हम उसी टेबल जो हमने इससे पिछली वाली स्लाइड में बनाई थी, उसी टेबल को यूज करके हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए, सेम टेबल आ गई हमारे पास, वही टेबल है जो हमने पिछले अभी दिखाई थी आपको पहले, और इसके बेसिस पे हमने ये एक वो ग्राफ बना दिया। वो सेम ही ग्राफ है जो हमने पहले दिखाया था, पर अब हम आपको ये यहाँ पे ना इस वाले स्लाइड में आपको स्लोप दिखा रहे हैं कि स्लोप कैसे गिर रहा है, स्लोप कैसे कम हो रहा है। देखो, आप मेरे कर्सर को फॉलो करना। ए और बी इन दोनों के बीच में जो स्लोप आया लास्ट में वो आया जी 3। ये रेड कलर की जो लाइन है, ये लाइन को फॉलो किया और यहाँ पे हम पहुंचे स्लोप ऑफ आई सी इज इक्वल टू 3। कहाँ कहाँ, ए और बी के बीच में, करेक्ट। सिमिलरली हमने बी और सी के बीच में देखा, बी और सी के बीच में देखा तो लास्ट में क्या स्लोप आया था 2। इस ब्लू कलर की लाइन को हमने फॉलो किया तो हमने पाया स्लोप ऑफ आई सी यानी कि इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू 2। बी और सी पॉइंट के बीच में ये कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और सी और डी के बीच में हमने लास्ट में पाया कि स्लोप कितना आ रहा था हमारा 1। हमने ग्रीन कलर का लाइन फॉलो किया और यहाँ पे देखा स्लोप ऑफ आई सी, एरो देखा, वो क्या लिखा हुआ है, सी और डी के बीच में 1 आ रहा है। आप इन सब तीनों बॉक्सेस को ना देखो, केवल ये देखो ब्लू वाली लाइन, तो आप पाओगे ना कि स्लोप कम हो रहा है। लेफ्ट टू राइट चलें, स्लोप हमारा कम हो रहा है। ए से बी बहुत ज़्यादा स्लोप है, बी से सी कम हो गया और सी से डी और भी कम हो गया, और आगे जाएंगे तो स्लोप और भी कम हो रहा है ना, ढलान जो है वो कम हो रहा है। तो और यही बात नंबर्स में भी इस्टेब्लिश हो रही है। देखो, ए से बी कितना है 3, बी से सी कितना है 2 और सी से डी कितना है 1। यही तो हम प्रूव कर रहे थे कि हमारा स्लोप डिमिनिशिंग होता है, डिमिनिशिंग एमआरएस होता है, स्लोप हमारा घटता हुआ होता है, तभी तो हमारा एक कॉन्वेक्स बनता है आईसी। कैच कर रहे हैं बात को, मैं फिर से बोल देता हूँ, हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिशिंग होता है और इसी कारण से हमारा जो आईसी कर्व है वो कॉन्वेक्स कहलाता है, कॉनकेव नहीं, कॉन्वेक्स। यही बात हमने आपको वहां बताई थी अजम्पशन वाली स्लाइड में। अब उसका खुलासा यहाँ पर हुआ, यही बात अभी एक बार और आएगी ठीक से, आप और अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, इस वाले बॉक्स में हमने आपको जस्ट बताया, वही बात रिपीट कर दी ताकि आप अच्छे से समझ लें, याद कर लें इसको कि एमआरएस क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, डेफिनेशन क्या होती है, एमआरएस इज द रेट या इंटेंसिटी एट विच कंज्यूमर वांट्स टू सैक्रिफाइस गुड वाई इन ऑर्डर टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। आ गया ना वो वाला वर्ड, 1 एडिशनल यूनिट। तो ये जहाँ पे भी मार्जिनल वर्ड को आपको डिफाइन करना हो ना, तो वहां पर आपको ये वाला 1 एडिशनल यूनिट, ये तो आपको मतलब लिख के ही आना पड़ेगा वर्डिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुड एक्स की एक यूनिट को ज्यादा करने के लिए उसने वाई में कितना सेक्रीफाइस कर दिया, दैट इज आर एमआरएस। इसको जो फार्मूला है वही फार्मूला रिपीट कर रहे हैं, एमआरएस इज इक्वल टू स्लोप। आप एमआरएस बोलो या इस कर्व का स्लोप यानी कि ढलान बोलो, एक ही बात है। एमआरएस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आईसी। कैसे निकालते हैं जी, यूनिट्स सेक्रीफाइस्ड ऑफ गुड वाई अपॉन यूनिट्स गेन्ड ऑफ गुड एक्स, या शॉर्ट में डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ग्राफ पे देख लो आप ये वाला बात, देखो मैं आपको बताता हूं कैसे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इसी को देखते हैं ग्राफ पर। देखिए, वाई में कितना चेंज आया, देखो वाई में इतना चेंज आया, 10 से 7 हो गया। और एक्स में कितना गेन हुआ, एक्स में इतना गेन हुआ जी, 0 से 1 हो गया।
तो 10 से 7, 10 to 7 कितना आया, 3 आ गया। डेल्टा वाई कितना हुआ, डेल्टा वाई कितना आ गया, 3 अपॉन डेल्टा एक्स कितना आ गया, अपॉन यहाँ पे कर दीजिए, डेल्टा एक्स कितना हुआ 1, ये एक्स है ना यहाँ पे देखिए, 1 माइनस 0 1, तो यहाँ पे क्या आ गया देखो, इधर आ गया 1, और ये कितना आ गया 3 अपॉन 1 इक्वल टू 3। तो यही तो हम 3 बोले थे, स्लोप ऑफ आई सी इज 3, ए और बी के बीच में, यानी कि ये जो हो रहा है ना 10 to 7 और 0 to 1, ये एक ही, ये ए और बी की तो बारे में बात हो रही है। तो इस ए और बी में हमने पहले से लिखा हुआ था आई सी इज इक्वल टू 3, स्लोप ऑफ आई सी इज इक्वल टू 3, हमने आपको निकाल के बताया कि देखो 3 ही आ रहा है। इस वाली बात को आप आराम से एक बार और थोड़ा सा वीडियो को बैक करके देख सकते हो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है, आप 2 बार देख लोगे ना केवल इस स्लाइड को, तो आपको ये इसकी कैलकुलेशन सारी अच्छे समझ में आ जाएगी, और ये आसान ही है, मुश्किल टॉपिक नहीं है। आगे देखते हैं, वाई इज आई सी कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन। अब वो पॉइंट आया जिसका हम अभी तक ऑलरेडी आपको काफी सारा हिंट दे चुके हैं। अगर ये अलग से क्वेश्चन बनकर आ जाए, वाई इज इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन, तो आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, देखिए जस्ट वन आंसर, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। हमारा एमआरएस मैं लिख देता हूं, हमारा एमआरएस हमेशा फॉल करता है, इसलिए हमारा इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स बनता है। कॉनकेव तो ऐसा होता है नहीं, हमारा आईसी कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा इस तरह से। तो ये हमारा एक ही कारण है इसका कि डिमिनिशिंग एमआरएस शॉर्ट में। इसको हम क्या बोलते हैं, और डिक्लाइनिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एक ही बात है, आप डिमिनिशिंग बोलो या डिक्लाइनिंग बोलो। और दूसरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आप कहोगे सर ये तो आपने 2.3 में पढ़ाया था, 2.2 में पढ़ाया था, ये 2.4 में कैसे आ गया। देखो 2.1 से लेकर के 2.6 तक हम क्या पढ़ रहे हैं, अल्टीमेटली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टॉपिक, हम मेन चैप्टर हमारा एक ही है। तो ये जो लॉ ऑफ डीएमयू है, ये लॉ ऑफ डीएमयू ही हम यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, इंडिफरेंस कर्व में भी एप्लीकेबल है। कैसे प्रूव करें इस बात को आपके लिए, चलो थोड़ा बैक जाते हैं, बैक करते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे प्रूव करते हैं। देखो आप इस टेबल में देखना, ग्राफ में भी कर सकते हैं पर टेबल में आसान रहेगा। टेबल में आप देखना, बंदा अभी ए पर है, वो 1 एप्पल और 10 ऑरेंजेस कंज्यूम कर रहा है। अब उसने कहा जी आप मेरा ना, मेरे पास एप्पल बहुत थोड़े हैं, एप्पल बढ़ा दो मेरा 1। तो आप, किसी ने पूछा कि 1 एप्पल के लिए तू क्या देगा बदले में, तो उसने कहा कि यार मैं ना 1 एप्पल के लिए आपको 3 ऑरेंज दे दूंगा, मेरे को एप्पल चाहिए लेकिन। तो उसने पहले एप्पल को इंक्रीज करने के लिए कितने ऑरेंजेस सेक्रीफाइस कर दिए, 3। दैट मीन्स फर्स्ट एप्पल की प्राइस क्या पे किया उसने, 3 ऑरेंजेस, 10 से 7 हो गया ना। अब उसने कहा जी 1 और एप्पल चाहिए। अब फिर पूछा गया कि आप कितना प्राइस पे करोगे इस सेकंड एप्पल के लिए, तो उसने बोला कि नहीं मतलब अब तो एप्पल खा लिए मैंने, इतना ज़्यादा पहले जैसा वाला बात नहीं है, तो अब अगर आप 1 एप्पल और दोगे तो मैं आपको 2 ऑरेंजेस दूंगा। तो यानी कि जिस पहले एप्पल के इंक्रीज के लिए वो 3 ऑरेंजेस देने को तैयार था, अब वो 2 ही ऑरेंजेस दे रहा है, 7 to 5 हो रहा है। और थर्ड एप्पल एक और इंक्रीज करने के लिए, यानी कि 3 से 4 पे आने के लिए, अब कहेगा जी यार बहुत एप्पल हो गया, बस 1 ही ऑरेंज दूंगा आपको, ज़्यादा नहीं। तो आप देखो ना, उसके लिए एप्पल की यूटिलिटी कम हो रही है। पहले के लिए 3 दिया, दूसरे के लिए उसने 2 दे दिए, तीसरे के लिए उसने 1 ही दिया ऑरेंज। तो धीरे धीरे उसको एप्पल की वैल्यू, जैसे जैसे एप्पल कंज्यूम करता जा रहा है, एप्पल से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन उसको कम हो रहा है, इसलिए वो एप्पल के लिए कम प्राइस पे करना चाहता है। एज एक के बाद एक अगर हम यूनिट देखें तो यही यहाँ पर लॉ ऑफ डीएमयू तो बता रहा है कि जैसे जैसे आप सक्सेसिव यूनिट को कंज्यूम करते हो, वैसे वैसे आपको उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कम होती चली जाती है। सेम पॉइंट यहाँ पर है। तो लॉ ऑफ डीएमयू यहाँ पर भी काम करता है इंडिफरेंस कर्व में। तो ये वाला टेबल आया, इस टेबल में हम प्रूव कर रहे हैं कि डिमिनिशिंग या डिक्लाइनिंग एमआरएस कहाँ है, दिखाओ जी। हमने कहा ना कि कॉन्वेक्स होता है, क्वेश्चन आया है कि जी कॉन्वेक्स क्यों होता है, इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स क्यों होता है, तो हमने बोला जी बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो उसने बोला कहाँ होता है दिखाओ, कैसे कैसे आप प्रूव करोगे, तो वही टेबल में हमने फिर से प्रूव कर दिया है ना, 1 2 3 4 10 7 5 4। और इसकी वजह से हम जो एमआरएस निकाला, अभी बताया था मैंने आपको लास्ट स्लाइड में, 3 2 1, ये डिमिनिश कर रहा है, ये डिक्लाइन कर रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। तो हमने अप्रूव कर दिया इस तरह से। तो इस
टेबल को और अपने ग्राफ को ठीक ठीक बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप मतलब यहाँ पे एप्पल और ऑरेंज के कोई भी गुड्स लिख सकते हो, बशर्ते कि वो आपस में सब्स्टिट्यूट होने चाहिए। तो कोई भी गुड्स आप लिख सकते हो एग्जाम्पल में, लेकिन जो नंबर्स है ना, इन नंबर्स को ऐसे ही याद कर लेना आप कि एक तो जो बढ़ेगा एक ही स्पीड से बढ़ेगा 1 2 3 4, और जो दूसरा घटेगा वो उसकी स्पीड चेंज होगी, वो मतलब 10 to 7, 7 to 5, 5 to 4, पहले 3 घटेगा, फिर 2 घटेगा, फिर एक ही घटेगा। तो अगर आपने ये वाला पॉइंट ऐसे ढंग से याद करके फिर आप टेबल या ग्राफ बनाएंगे तो कभी गलत नहीं होगा आपको। और अगर कुछ अपने हिसाब से करके चलेंगे तो चांसेस है कि वो थोड़ा मिस्टेक वहां पर हो जाए। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं जी। कंज्यूमर वांट्स अ थिंग मोर व्हेन ही हैज इट लेस, अभी बताया था। जैसे जैसे एप्पल बढ़ रहे हैं उसके पास, उसके लिए एप्पल की वैल्यू कम होती जा रही है। वो एप्पल के लिए, पहले एप्पल के लिए उसने 3 पे कर दिया ऑरेंजेस, दूसरे एप्पल के लिए उसने 2 ही ऑरेंजेस पे किए, और थर्ड एप्पल के लिए उसने एक ही ऑरेंज पे किया। तो जैसे जैसे हमारे पास कंज्यूमर के पास कोई चीज बढ़ती है तो उसकी वैल्यू उसके लिए कम हो जाती है। ये तो नॉर्मल साइकोलॉजी आपको पता ही है। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। कंज्यूमर वांट्स अ थिंग मोर व्हेन ही हैज इट लेस, जब कम होता है तो ज्यादा चाहिए। एंड ही वांट्स दैट थिंग लेस व्हेन ही हैज इट मोर, और जब उसके पास वो चीज खूब सारी हो गई तब उसके पास उसकी वैल्यू कम होगी, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स बिकॉज स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व डिक्लाइंस। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो कर्व का ढलान है ना, इस तरह से, वो जो ढलान है, ज्यादा ढलान, फिर कम ढलान, फिर और कम ढलान, फिर और कम ढलान, इस तरह से, तो वो ढलान उसका कम होता चला जाता है। ठीक है। द रेट एट विच द कंज्यूमर सब्सटीट्यूट्स या रिप्लेसेस वन कमोडिटी फॉर द अदर एक्चुअली टेंड्स टू डिक्लाइन। वही बात हमने बार बार घुमा घुमा के कही हुई है। आगे देखते हैं। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, डीएमयू का क्या रोल है यहाँ पे, आपको मैंने अभी बताया था, है ना। व्हाट इज द इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस कर्व तो हमने पढ़ा, इंडिफरेंस सेट भी पढ़ा, ये इंडिफरेंस मैप क्या होता है जी, देख लेते हैं इसको भी। देखो, एक ही डायग्राम पर कई सारे इंडिफरेंस कर्व बना देना, IC1, IC2, IC3, इस तरह से, या IC4 आप चाहें तो एक ही डायग्राम पर मल्टीपल इंडिफरेंस कर्व बना के उनमें आपस में कंपेयर करना, इसको हम कहते हैं इंडिफरेंस मैप। देखिए, इंडिफरेंस मैप शोज अस मल्टीपल इंडिफरेंस कर्व्स ऑन अ सिंगल ग्राफ। ठीक है, हमने अभी बताया आपको। शोइंग अ सिंगल कंज्यूमर्स डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन रिगार्डिंग द टू कमोडिटीज। छोटा सा बात देख लीजिए आप, 3 यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व दिए हुए हमने, सबसे ज्यादा कौन से वाले से सेटिस्फैक्शन मिलेगा, नीचे वाले से या ऊपर वाले से। बहुत आसान है, तो ऑब्वियस आंसर है ऊपर वाले से मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जो इंडिफरेंस कर्व है वो ज्यादा क्वांटिटी अपने साथ लेके आ रहा है ना। इसको हम अभी देखते हैं, डिस्कस करते हैं इस तरह से। ऑलवेज रिमेंबर दैट हायर IC इक्वल टू हायर इनकम। मतलब इंडिफरेंस कर्व जितना ऊंचा होगा ना, उसका एक मतलब है क्या, कि उसकी कंज्यूमर की इनकम भी ज्यादा होगी। भाई ज्यादा इनकम होगी तभी तो ज्यादा खर्चा करके ज्यादा क्वांटिटी खरीद पाएगा और ज्यादा ऊंचा इंडिफरेंस कर्व अचीव कर पाएगा। तो हायर IC, हायर इंडिफरेंस कर्व मींस हायर इनकम, और हायर इनकम मींस हायर कंजम्पशन। जब इनकम ज्यादा है तो कंज्यूम भी ज्यादा करेगा, और हायर कंजम्पशन करेगा तो क्या होगा, हायर सेटिस्फैक्शन। ज्यादा चीजें ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करेगा तो उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आप कहोगे सर उसको तो तबीयत खराब हो जाएगी, तो हमने अभी पढ़ा था ना कि इंडिफरेंस कर्व में हमने अज्यूम किया हुआ है कि नेगेटिव यूटिलिटी नहीं होती, मार्जिनल यूटिलिटी MU कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ऐसा हमने यहाँ पे अज्यूम किया हुआ है। तो नेगेटिव तो होती नहीं है, यानी कि पॉजिटिव ही रहेगी। तो जितना ज्यादा हमने यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाएंगे हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ेगा ही, ऐसा हमने बोला, घटेगा नहीं। ठीक है, डिक्रीज नहीं होगा। नाउ चेक द ग्राफ, IC3 इज हायर देन IC2, दिखाई दे रहा है। IC3 ऊंचा है, हाई है IC2 से, एंड IC2 इज हायर देन IC1, सेम बात। IC2 हमारा हायर है IC1 से। ठीक है जी। नाउ अंडरस्टैंड दिस, क्या, बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस 5 + 5 ऑरेंजेस ऑन IC3। देखिए ध्यान से, IC3 हमारा ये वाला है जहां मेरा भी कर्सर फ्लो कर रहा है। IC3 यहाँ पर हमारे पास ऑरेंजेस 5 हैं और एप्पल्स भी 5 हैं। ठीक है जी। तो
दिस कॉम्बिनेशन विल गिव मोर सेटिस्फैक्शन देन 5 ऑरेंजेस प्लस 4 एप्पल्स ऑन IC2। अब IC2 पे देखिए, इस वाले पॉइंट पे क्या है, 5 तो ऑरेंजेस हैं और 4 एप्पल्स हैं। तो डेफिनेट सी बात है ना, एज पर द लॉ ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस, कि जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा इसके मुकाबले। सिमिलरली हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि IC1 पे क्या है, इस वाले पॉइंट पे 5 ऑरेंजेस हैं और 3 एप्पल हैं, तो यहाँ पे एप्पल और कम हो गए, इससे हमको सेटिस्फैक्शन और कम मिलेगा। तो अब हम सिंपल सिंपल बात बता रहे हैं कि भैया देखो, हमने इन तीनों पॉइंट्स को नाम दे दिया A B C, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं जी, देखिए, A इज ग्रेटर देन B एंड B इज ग्रेटर देन C। A से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन B से ज़्यादा है, B से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन C से ज़्यादा है। तो A है जो है वो सबसे हायर IC पर लोकेटेड है, इसलिए वही हमारा बेस्ट सेटिस्फैक्शन का इंडिफरेंस कर्व होगा, ठीक है। और देखते हैं, इसी इंडिफरेंस कर्व वाली बात को अभी कंक्लूड करते हैं। देखिए, कम बट में चाहे कुछ भी हो जाए, कंज्यूमर ऑलवेज वांट्स हायर IC। कंज्यूमर क्या चाहेगा कि मैं जहाँ तक पॉसिबल हो सके मैं सबसे ऊंचे वाले IC पर ही रहूँ, नीचे वाले पे ना रहूँ। इन अदर वर्ड्स, एनी कंज्यूमर वुड लाइक टू चूज द हायर IC फॉर हिम और हरसेल्फ। वही बात आ गई। इंडिफरेंस मैप is studied only to compare among different indifference curves and choose the highest one for oneself। इस वाले टॉपिक को, इंडिफरेंस मैप को, हम केवल इसलिए स्टडी करते हैं कि कोई भी जो कंज्यूमर है वो अपने डिफरेंट डिफरेंट IC ड्रॉ कर पाए और देख पाए कि सबसे ऊंचा वाला कौन है, वो वहीं पर रहना चाहेगा। तो ये था हमारा पॉइंट इंडिफरेंस मैप के बारे में। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्स में कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इंडिफरेंस कर्व एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को टच कर ले। इसका आंसर हम देख रहे हैं। देखिए, अब हमने ना यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है, डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें हमने इंडिफरेंस कर्व को यहाँ भी टच किया हुआ है वाई एक्सिस पे और यहाँ भी टच किया हुआ है एक्स एक्सिस पे। ये वाला ग्राफ बिल्कुल गलत है, ये वाला ग्राफ बिल्कुल रॉन्ग है जी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा इंडिफरेंस कर्व वाई एक्सिस को टच करे या एक्स एक्सिस को टच करे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, देखते हैं। नो, इट्स नेवर पॉसिबल। नंबर 2, इट्स सो बिकॉज इफ, ये इफ है यहाँ पे ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, दिस इज, ये एफ है यहाँ पे। इफ इट टचेस एक्स और वाई एक्सिस, it would mean that at certain point the consumer doesn't want one of the two commodities at all. He gets equal satisfaction with and without one of the two commodities। पहले पढ़ लेते हैं फिर समझाऊंगा। देखो थर्ड वाला क्या है, this is not possible because the concept of indifference curve works only on two goods criteria and not just one। बेसिक फंडा क्या है, हम कह रहे हैं कि जी IC पर, इंडिफरेंस कर्व पर कोई भी पॉइंट हो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन हमेशा इक्वल होता है। मैंने 3 पॉइंट्स बनाए अभी छोटे छोटे यहाँ पर, देखिए। तो ये मान लीजिए A है, दिस इज B एंड दिस इज C। हम कहेंगे इनमें से आप कोई भी कॉम्बिनेशन दे दो, हमारा सेटिस्फैक्शन इक्वल होगा। ओके, अब हम कहें कि देखिए, हमने यहाँ पे भी पॉइंट लिखा, ये वाला पॉइंट, यहाँ इसको नाम दिया हमने D। हम कह रहे हैं कि जी आप A B C D इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन दे दो, हमारा सेटिस्फैक्शन इक्वल ही होगा। तो अब A B और C, इन तीनों में तो दोनों गुड्स इन्वॉल्व हैं। देखिए कैसे, देखिए पॉइंट A B और C, इन तीनों कॉम्बिनेशंस में ऑरेंजेस भी हैं और एप्पल्स भी हैं, लेकिन पॉइंट D में केवल ऑरेंजेस ही हैं, एप्पल तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए यहाँ पर पॉइंट D में केवल ऑरेंजेस हैं, एप्पल एक भी नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो एप्पल 0 हो गया ना, ये 0 के ऊपर आ रहा है, ठीक ठीक। तो इस D पॉइंट में हमारा एप्पल 0 है, इसका मतलब कंज्यूमर को केवल ऑरेंजेस ही मिले। दैट मीन्स कंज्यूमर को केवल ऑरेंजेस ही मिले, इसमें वो सेटिस्फाइड है, इसमें उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि एप्पल उसको चाहिए ही नहीं। पॉइंट डी पर हमने क्या कहा कि एप्पल्स कंज्यूमर को चाहिए ही नहीं, केवल ऑरेंजेस से ही वो सेटिस्फाइड है। तो हमारा तो जो इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट था वो इस पे बेस्ड था ना कि हमेशा टू गुड्स डिस्कस करते हैं, और यहाँ पर पॉइंट डी पर तो एक ही गुड्स की बात कर रही है, दूसरे की हम बात ही नहीं कर रहे। इसलिए हमने प्रूव किया यहाँ पर कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता
कि हमारा इंडिफरेंस कर्व किसी भी एक्सिस को टच करे। तो जो ये डी वाला पॉइंट है ये इम्पॉसिबल है, यहां पर हमारा कभी भी इंडिफरेंस कर्व आएगा ही नहीं, वो हमेशा हट करके आएगा। तो सही शेप क्या है इंडिफरेंस कर्व का आपको बताता हूं। देखिए सही शेप इंडिफरेंस कर्व का ये वाला है कि यहां से और यहां से कभी भी ये दोनों एक्सिस को टच नहीं करता। ठीक है जी, ये सिंपल पॉइंट था और इसका आंसर भी बहुत सिंपल है। अगर आप ठीक से समझ पाए तो इस वाली स्लाइड को आप थोड़ा सा बैक करके देखिए और दोबारा सुनिए मैंने क्या बोला, और इन दोनों पॉइंट्स को पढ़िए, आप आराम से इनको रिलेट कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन आता है, कैन टू इंडिफरेंस कर्व्स एवर इंटरसेक्ट ईच अदर? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि दो इंडिफरेंस कर्व आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर दें, है ना, इंटरसेक्ट कर दें? देखिए यहाँ पे हमने बताया कि इंडिफरेंस कर्व दो बनाए हमने, IC1 एंड IC2, और हमने यहाँ पे दिखाया कि ना दोनों इंडिफरेंस कर्व पॉइंट ए पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। इसका आंसर क्या है? नो, इट इज ऑल्सो नेवर पॉसिबल। कभी भी ऐसा भी नहीं हो सकता कि दो इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट करें। पॉइंट 2 देखिए, IC ऑलवेज या इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज मीन्स दैट ए कंज्यूमर गेट्स इक्वल सेटिस्फैक्शन ऑन all the points over it. As per this, A is equal to B. कैसे हम क्या कहना चाह रहे हैं इस वाले पैराग्राफ में मैं बताता हूं आपको। देखिए IC1 पर दो पॉइंट हैं, C और A, करेक्ट। आप मेरे कर्सर को फॉलो कीजिए, IC1 पर दो पॉइंट है C और A। इसका मीनिंग क्या हुआ? C या A इन दोनों कॉम्बिनेशन से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन इक्वल है। तो हमने यहाँ पे लिखा A इक्वल टू C या C इक्वल टू A। मैं लिख देता हूं यहां पर आपके लिए, देखिए। अब आप IC2 देखिए, IC2 पर क्या है? IC2 पर दो पॉइंट हैं B और A। ये दोनों B और A एक ही IC पर हैं, इसका मतलब इन दोनों से मिलने वाला भी सेटिस्फैक्शन जो होगा वो इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, देखिए। अब अगर C इक्वल टू A है और B इक्वल टू A है तो मैथमेटिक्स क्या बोलता है? मैथमेटिक्स ये बोलता है, देखिए मैथमेटिक्स बोलता है C मस्ट बी इक्वल टू B। तो क्या यहाँ पर C और B, ग्राफ पे देखिए जहां मेरा कर्सर है, C और B क्या इक्वल टू है? देखते हैं, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। इसको आप पढ़िएगा आराम से, मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं। देखो C पॉइंट पर कितने ऑरेंजेस हैं? 4, और C पॉइंट पर ही कितने एप्पल्स हैं? 4। तो C क्या हुआ देखते हैं, देखो C क्या हुआ, 4 + 4, ये तो है ऑरेंजेस और ये हैं हमारे एप्पल्स। और बी क्या हुआ, बी भी लिख देते हैं। बी है 4 तो है इसमें ऑरेंजेस और एप्पल्स हैं इसमें 3। तो क्या सी और बी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन इक्वल टू हो सकता है? एज पर लॉ ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सी हमेशा क्या होगा? सी हमेशा ग्रेटर देन बी होगा जी। पर यहां पे तो मालूम चल रहा है कि मैथमेटिक्स बोल रहा है कि सी इज इक्वल टू बी है, मैथ क्या बोल रहा है कि सी और बी इक्वल है। तो ये बात अब कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मतलब गड़बड़ हो गया। दैट मीन्स ऐसा हो नहीं सकता कि कभी भी दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट ए पे दिखाया हुआ है। तो ये वाला जो ग्राफ का प्रेजेंटेशन है ये भी रॉन्ग ही कहलाएगा, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर इस तरह से पुट किया हमने। ठीक है, और देखते हैं आगे। Since there is a conflict, we can certainly say that intersection of two indifference curves is not possible. मैथमेटिक्स में तो पॉसिबल है लेकिन इकोनॉमिक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमने यहाँ पे यही बात प्रूव करके आपको दिखाया। इसी के साथ हमारा टॉपिक 2.4 खत्म हुआ, और इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा 2.5 वो होगा जी बजट लाइन। छोटा सा टॉपिक है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। आज का क्लास थोड़ा लेंदी था, ये थोड़ा छोटा टॉपिक है, इसमें आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो इसके साथ हम इस क्लास को क्लोज कर रहे हैं, और आपसे इस चैप्टर का जो एग्ज़ाम सीरीज़ है आप वो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बहुत अच्छा सिलेक्शन देखने को मिलेगा। और जो भी डाउट्स आपके हैं, जो क्वेश्चंस आप सोल्व नहीं कर पा रहे, उन क्वेश्चंस को आप टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे पे डालिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा। और साथ में आपसे ये कहते हुए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे टॉपिक नंबर 2.5 नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।